एक थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिन्होंने महल छोड़ वन में 14 साल गुजारे। आजकल जो लोग अपनी तुलना प्रभु श्री राम से करवाते हैं, महात्याग बताकर एक महल छोड़कर दूसरे महल में रहने जाते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को अपना सरकारी आवास खाली कर लुटियन से दिल्ली में स्थित अपनी पार्टी के एक राज्यसभा सांसद के बड़े महल में शिफ्ट हो गए। इस पर आम आदमी पार्टी की बागी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल पर भयंकर निशाना साधा है। स्वाति मालीवाल ने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर लिखा, एक थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिन्होंने महल छोड़कर वन में 14 साल गुजारे। नारी सम्मान के लिए रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस से युद्ध किया। आजकल जो लोग अपनी तुलना प्रभु श्री राम से करवाते हैं, महात्याग बताकर एक महल छोड़ दूसरे महल में रहने जाते हैं। माया के पीछे आदर्श भूल जाते हैं। नारी पर वार करने वाले को बचाते हैं, इसी में सुकून पाते हैं। हे राम। बता दे कि केजरीवाल जिस बंगले में रहेंगे वह मंडी हाउस के पास फिरोज शाह रोड पर है और पंजाब के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल का सरकारी आवास है। यह बंगला आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के काफी पास में है। अब इसी बंगले में केजरीवाल अपने परिवार के साथ रहेंगे। बता दें कि गुरुवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी राजेंद्र प्रसाद रोड स्थित बंगले में शिफ्ट हो गए। पार्टी नेताओं ने कहा कि यह घर आपके राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह का आधिकारिक आवास है। बीते दिनों शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। जमानत पर बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का चौंकाने वाला ऐलान किया। इसके बाद आतिशी के रूप में दिल्ली को तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिल गई। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास जल्द ही खाली करने का ऐलान कर दिया। उनके इस ऐलान के बाद कई पार्षदों के साथ ही विधायकों ने भी अपने घर में रहने का ऑफर दिया था। आखिर में पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के ही राज्यसभा सांसद को अलॉट हुए आवास में शिफ्ट होने का फैसला लिया। शुक्रवार को केजरीवाल ने अपने माता पिता, पत्नी और बच्चे के साथ पंजाब के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को मिले आधिकारिक आवास के लिए रवाना हुए। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस्तीफा देते हुए ऐलान किया था कि जब तक दिल्ली की जनता उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं दे देती है, तब तक वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा था कि वो जनता की अदालत में जाएंगे। यह कहते हुए उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया था। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों ने मुख्यमंत्री पद के लिए आतिशी को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। विपक्ष की दो सबसे बड़ी पार्टियों का मोदी सरकार को बड़ा समर्थन। ऐसे मौके बहुत कम देखने को मिलते हैं। सरकार के विरोधी खेमे के नेताओं की तरफ से सरकार के अगुआ यानी प्रधानमंत्री को खुलकर समर्थन और धन्यवाद दिया जाता है, लेकिन लोकतंत्र की यही खूबी है। अब ताजा मामला देखिए। मोदी सरकार ने मराठी और बांग्ला सहित 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया, तो उसका धन्यवाद और समर्थन भी सरकार के खाते में आया। असल में हुआ यह कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई केंद्र कैबिनेट की बैठक में कई बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी गई और साथ ही केंद्र कैबिनेट ने 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दी। इनमें मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाएं शामिल हैं। असल में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में शामिल किया गया। इससे पहले तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2004 को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का फैसला किया था, जिसके तहत तमिल को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। सरकार ने शास्त्रीय भाषा के तहत दर्जा देने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए थे। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में तमिलनाडु के लिए भी कुछ ऐलान हुए, तो सीएम स्टालिन की तरफ से भी धन्यवाद आ गया। बैठक में चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के तहत 3 गलियारों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। परियोजना की लागत 63,246 करोड़ रुपए होगी और इसे 2027 तक पूरा करने की योजना है। दूसरे चरण के पूरी तरह से शुरू होने के साथ ही चेन्नई शहर में कुल 173 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क होगा। फैसले के बाद स्टालिन ने सोशल मीडिया और इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने लिखा कि खुशी है कि बांग्ला को आखिरकार भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा तो दे दिया। हम संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से यह मान्यता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने आज शाम हमारे शोधपूर्ण दावे को स्वीकार कर लिया है और हम आखिरकार भारत में भाषाओं के समूह में सांस्कृतिक शिखर पर पहुंच गए हैं। कैबिनेट के इस फैसले पर पीएम ने भी खुशी जताई। उन्होंने मराठी, बांग्ला और असमिया सहित 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने पर खुशी जताई और कहा कि उनके नेतृत्व वाली सरकार क्षेत्रीय भाषाओं को
लोकप्रिय बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर अटूट रही है। पीएम मोदी ने इन फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कई सिलसिलेवार पोस्ट किए और सभी भाषाओं की प्रशंसा भी की। बता दें कि केंद्र सरकार ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। इसके साथ ही अब 11 शास्त्रीय भाषाएं हो जाएंगी। ये दर्जा दिए जाने के कई नियम हैं। इसमें ग्रंथों की उच्च प्राचीनता या 1000 वर्षों से अधिक का इतिहास देखा जाता है। इसके अलावा प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों का एक समूह जिसे बोलने वालों की पीढ़ियों के लिए एक मूल्यवान विरासत माना जाता रहा है। साथ ही साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए और दूसरे भाषा समुदाय से नहीं ली जानी चाहिए। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार के खत्म होते ही प्रदेश की जनता के नाम संदेश जारी किया। पीएम ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में हरियाणा की जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने लिखा, हरियाणा की जनता जनार्दन जानती है कि कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता और भाई भतीजावाद की गारंटी है। बापू बेटी की राजनीति का मूल उद्देश्य सिर्फ स्वार्थ है। कांग्रेस का मतलब दलाल और दामाद का सिंडिकेट है। मोदी ने लिखा, अब से कुछ देर में हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। बीते कुछ दिनों में मैंने पूरे राज्य की यात्रा की। मैंने लोगों का जो उत्साह देखा, उसे देखकर मुझे ये पक्का विश्वास है कि हरियाणा के लोग बीजेपी को फिर अपना आशीर्वाद देने वाले हैं। हरियाणा के देशभक्त लोग कांग्रेस की विभाजनकारी और नकारात्मक राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। पिछले 10 वर्षों में बीजेपी ने हरियाणा के लोगों के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए लगातार काम किया। हमने सभी वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, गांव और शहरों का विकास हो, हमने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। हम हरियाणा को कांग्रेस के घोटालों और दंगों वाले दौर से बाहर निकाल कर लाए हैं। लोग आज हिमाचल से कर्नाटक तक कांग्रेस सरकारों की विफलता भी देख रहे हैं। कांग्रेस की नीतियां लोगों को तबाह करती हैं और इसीलिए हरियाणा के लोग कांग्रेस को बिल्कुल नहीं चाहते। हरियाणा की जनता ये जानती है कि कांग्रेस कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती। हरियाणा के लोग देख रहे हैं कि कैसे कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं। ये हाल तब है जब ये विपक्ष में है। हरियाणा के लोगों को इस बात से भी चोट पहुंच रही है कि दिल्ली और हरियाणा में बैठे 2 खास परिवारों के इशारों पर पूरी हरियाणा अपमानित हो रहा है। पीएम बोले, कांग्रेस के नेताओं ने आरक्षण खत्म करने का बयान देकर अपने इरादे जता दिए। हरियाणा का पिछड़ा और दलित समुदाय जातिगत हिंसा रोकने में विफल रहने पर पहले से ही कांग्रेस से नाराज चल रहा है और इसीलिए लोगों ने कांग्रेस को फिर कड़ी सजा देने का मन बना लिया। हरियाणा की गली गली से एक आवाज आ रही है, भरोसा दिल से, भाजपा फिर से। आज पूरी दुनिया की नजरें भारत पर है। दुनिया भारत की ओर बहुत आशा और उम्मीद से देख रही है। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हरियाणा के लोग एक ऐसी सरकार चुने जो भारत को मजबूती देने की दिशा में प्रयास करे। कांग्रेस कभी देश को मजबूत नहीं बना सकती। इसलिए मैं हरियाणा के अपने मतदाताओं से यह आग्रह करता हूं कि वे फिर से भाजपा को अपना आशीर्वाद जरूर दें। वहीं विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हरियाणा में भाजपा सरकार को बड़ा झटका लगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार रहे अशोक तंवर फिर एक बार कांग्रेस में शामिल हो गए और इस दौरान राहुल गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई नेता मौजूद रहे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अशोक तंवर ने कहा कि उन्होंने ठीक 5 साल पहले पार्टी छोड़ी थी और उसी दिन वापस शामिल हुए। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। जितने बड़े मूर्ख राहुल गांधी हैं, उससे बड़े उनके चमचे चमचियां हैं। राहुल गांधी के जलेबी बनाने के कारखाने वाले बयान पर लीपापोती कर रही है सुप्रिया श्रीनेत। कह रही है, जैसे हल्दीराम की नमकीन मिठाई कारखाने में बनती है, वैसे ही मातूराम की जलेबी भी कारखाने में बन सकती है। कोई समझदार हो तो इन बोड़मों को समझाए कि जलेबी ताजी ताजी गर्म गर्म खाई जाती है और इसके लिए कारखाने की जरूरत नहीं होती। दरअसल 3 दिन पहले सोनीपत के गोहाना में पहुंचे राहुल गांधी ने वहां की फेमस जलेबियों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद बीजेपी ने उनके बयान को शेयर करते हुए खूब मजे भी लिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी जलेबियों की फैक्ट्री अमेरिका में लगाना चाहते हैं। अब उन्हें कौन समझाए कि जलेबी कढ़ाई में बनाई जाती है, न कि किसी फैक्ट्री में। वहीं बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी राहुल गांधी का जो बयान शेयर किया, उसमें कांग्रेस के नेता ने जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कहा। इन्हीं सब पर सफाई देते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर खुद का वीडियो साझा करते हुए लिखा, प्रोडक्शन का पी नहीं आता, इन मूड बीजेपी और भक्तों को फैक्ट्री में मिठाई बनने पर सवाल उठा रहे हैं। मूर्खों, लार्ज स्केल प्रोडक्शन फैक्ट्री में होता है, हलवाई की दुकान पर नहीं। पूछो जाकर हल्दीराम, बीकानेर वाले जैसे मिठाई
नमकीनों के बड़े कारोबारियों से। असल में तुम्हारी अकल और सोच इतनी छोटी है कि तुम सोच ही नहीं सकते कि एक हलवाई फैक्ट्री डालकर बड़ा कारोबारी भी बन सकता है। सुप्रिया श्रीनेत के वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सुधीर मिश्रा ने लिखा, पप्पू को बताओ भारत के लोग गर्म जलेबी खाना पसंद करते हैं और जलेबी फैक्ट्री में नहीं हलवाई की दुकान पर बनती है। अरे मैं भूल गया, वह तो विदेशी औरत की संतान है, उसे भारतीय सभ्यता के बारे में क्या पता। ओशियन ड्रेन ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, मैडम आप खुद जलेबी की फैक्ट्री लगा कर दिखा दो। और दूसरी बात, हरियाणा के सोनीपत में हल्दीराम और बिट्टू टिक्की मिठाई देश की सबसे बड़ी फैक्ट्री बीजेपी राज में लगी है। वहीं कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी की यात्राओं की ताकत समझ चुकी है, इसीलिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उसने आखिरी चरण में राहुल गांधी की प्रचार सभाओं के बजाय राहुल गांधी की 3 दिन विजय संकल्प यात्रा का आयोजन कर डाला। इसमें वोटर्स तक पहुंचने और उनसे जुड़ने के लिए जनसभा, रैली, रोड शो से लेकर सड़क चलते लोगों से मुलाकात, समाज के अलग अलग तबकों से संपर्क व संवाद जैसे तमाम मसलों का इस्तेमाल किया। भले ही जमीन पर माहौल कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा हो, लेकिन पिछले कई सालों से लगातार हार का मुंह देखने वाली कांग्रेस अब जीत को लेकर कोई कोर कसर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए उसने हरियाणा के रण में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कांग्रेस समझ रही है कि उसका मुकाबला भले ही बीजेपी से हो, लेकिन उसकी राह को मुश्किल बनाने के लिए आप से लेकर जेजेपी, चंद्रशेखर आजाद की समाज पार्टी और INLD, BSP जैसी पार्टियां जमीन पर हैं, जो कुछ सीटों को छोड़कर जीतने की स्थिति में भले ही ना हो, लेकिन सियासी समीकरणों के उलटफेर कर हार जीत को पलट सकती हैं। राहुल ने इन गठबंधन व दलों को बीजेपी की BCD तक करार देते हुए कहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की सुनामी आ रही है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। कहावत है कि राजा के पते नाही, मूसहरे वन बाटी लेहिन। हरियाणा चुनाव में राजा ने अपना निर्णय सुनाया ही नहीं कि कांग्रेसी नेता अपने मन की बहुरी चबाने लगे। परिणाम आया नहीं, पर मंत्रिमंडल में कौन कौन रहेगा, इसके लिए गुणागणित शुरू हो गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को होने वाले मतदान की तैयारियां चुनाव आयोग द्वारा पूरी कर ली गई। चुनाव के दौरान शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के अतिरिक्त प्रबंध सुनिश्चित किए गए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हुई। मतदान केंद्रों पर भी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ और पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन ने निरीक्षण किया। वहीं पलवल के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज से पोलिंग पार्टियों को मतदान की आवश्यक सामग्री और EVM देकर रवाना किया गया। उधर होडल विधानसभा क्षेत्र की पोलिंग पार्टियों को राजकीय महाविद्यालय होडल से अंतिम रिहर्सल उपरांत चुनाव से संबंधित सामग्री व सम्मान उपलब्ध कराकर संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया। इसी बीच कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने नाराजगी की खबरों के बीच एक इंटरव्यू में कहा कि हरियाणा में पार्टी के चुनाव जीतने की सूरत में मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान करेगा। वहीं शैलजा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यह तो पार्टी की प्रक्रिया है और इसमें कुछ भी गलत नहीं। बता दें कि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें जोरों पर है और शैलजा एवं हुड्डा 2 विपरीत गुटों के नेता माने जाते हैं। वहीं NI के साथ एक इंटरव्यू में हरियाणा में पार्टी के CM फेज के सवाल पर कुमारी शैलजा ने कहा, इसका जवाब हाईकमान को ही देना है और उन्हें ही फैसला करना होगा। मुझे लगता है कि विचारधीन लोगों में शैलजा एक होंगी। हाईकमान वरिष्ठता, काम और इन सभी चीजों को देखेगा, इसीलिए हाईकमान इसमें शैलजा की अनदेखी नहीं करेगा। पार्टी के प्रति मेरी प्रतिबद्धता पर कभी सवाल नहीं उठा। यह एक ऐसी बात है जिसे वे जानते हैं और जिस पर उन्हें पूरा भरोसा है। कुमारी शैलजा के CM उम्मीदवार का फैसला पार्टी हाईकमान करेगा वाले बयान पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, यह तो कांग्रेस की प्रक्रिया है, इसमें कुछ भी गलत नहीं। पहले एक बार नतीजे आ गए, कांग्रेस की सरकार बने और फिर इसका फैसला हाईकमान करता है। इस मुद्दे पर बोलते हुए कांग्रेस नेता दानिश अली ने कहा कि हरियाणा में जनता तय कर चुकी है, कांग्रेस स्वीप कर रही है। कांग्रेस की 3/4 से ज्यादा बहुमत वाली सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। इंटरव्यू में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा के बारे में शैलजा ने कहा, जो लोग 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, मीडिया को उनसे बड़ा कोई नहीं दिखता। 2005 तक जब भजन लाल थे तब तक वही थे, उनके अलावा आपको कोई और नहीं दिखता था, क्योंकि वे मुख्यमंत्री रह चुके थे। लेकिन समय बदल गया है। उन्होंने कहा कि वे चुनाव से जुड़ी चर्चा करने के लिए गुरुवार को राहुल गांधी से मिली थी और इसमें प्रचार करने जैसा कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है और सबने इसके लिए खूब मेहनत की है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।